हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, हम सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं, तो उसकी बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सके तो उसके लिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूं फुल चैप्टर की सीरीज। तो फुल चैप्टर में आज हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है वो इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। तो इस चैप्टर में काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो की आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या था और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस थी और कैसे इंडिया ने प्लान बना के कंप्रीहेंसिव प्लान्स बनाए, कैसे इंडिया की मिक्स इकोनॉमी को राइज करवाया डिफरेंट सेक्टर्स में। बेसिकली हमने समझा था पिछले चैप्टर में कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी थी इंडस्ट्री को, और उस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर सारे सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गए थे हमारे। तो जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद हमने कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया, और इसमें डिफरेंट सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ये चारों सेक्टर के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक ही वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे सो दैट आपको सिंगल वीडियो देख के पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड हो सके, और साथ साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, टॉपिक पर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, और इन टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट्स कैसे हमने समझना कैसे है, लर्न कैसे करना है, वो भी आपको साथ शेयर करूंगा। और चैप्टर के एंड पर, मतलब जैसे हम चैप्टर के डिस्कशन एंड करेंगे, इस वीडियो को एंड करेंगे, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वन शॉर्ट वीडियो का सेशन। तो गाइस, बात करेंगे डिटेल में इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट 1950 से लेकर 1990 तक किस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे बनी और कैसे देश को डेवलप किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इसमें हम जो बेसिक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, ये आपको ध्यान में रखने हैं पीरियड्स। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ये आपको माइंड में रखना है। प्री इंडिपेंडेंस जो इंडिया की इकोनॉमी टोटल बैकवर्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स गए थे वो एक बार इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल तहस नहस करके, मतलब खराब करके चले गए थे। तो टोटल बैकवर्ड साइड में चली गई थी इकोनॉमी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, मतलब बहुत लिटिल ग्रोथ हो रही थी और किसी भी सेक्टर में ना तो ग्रोथ थी ना ही वहां पे कोई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही थी। तो ओवरऑल ये सीन था। इस सीन को आगे इंप्रूव करने के लिए जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1950 से लेकर 1990 तक एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की गई सो दैट इंडिया को डेवलप किया जाए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो इंडिया फेस्ड सेवरल इकोनॉमिक चैलेंजेस like widespread poverty, unemployment and low industrialization। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये मेजर चैलेंज थे, इन मेजर चैलेंज को फुलफिल करना था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें कंबाइन किया सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को मेन मिक्स करके इकोनॉमी को मॉडल को अडॉप्ट किया सो दैट इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। तो गाइस, जब भी हम इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करेंगे ये वाले पीरियड में 1950 से लेके 1990 तक, तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंस से पहले का हालत क्या थी और बाद में क्या चेंजेस आए, क्या ड्रास्टिक चेंज आए, क्या क्या बिग चैलेंज इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया और कैसे प्लानिंग कमीशन ने मोल्ड करके इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप किया। तो इस चैप्टर को अगर वन शॉट में करें तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें एक एक पॉइंट को ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा और आपको इस जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी साथ में वीडियो में आपको मैं बताता जाऊंगा सो दैट आपका फोकस रहे और आप उस टॉपिक्स को प्रिपेयर करते करते उसके क्वेश्चंस का
आइडिया भी लगा सकें और उससे आपकी जो बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सके बोर्ड के एग्जाम की। तो गाइस सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आता है वो माइंड में आता है कि क्यों नीड पड़ी थी, हमें नीड ऑफ प्लानिंग क्यों थी, वाई वी रिक्वायर्ड फॉर, मतलब इंडिया को प्लान क्या करने की जरूरत है, मतलब 5 ईयर प्लान हमें 1950 से लेकर 1990 तक हमने 5-5 साल के प्लान बना के इंडिया को डेवलप किया, हमें क्यों जरूरत थी। सबसे पहला रीजन जो ये है कि जो ब्रिटिशर्स गए थे यहाँ से, तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को एक बैकवर्ड पोजीशन में लेके आ गए थे। इंडिया की इकोनॉमी जो है पूरी तरह बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई थी। और दूसरा स्टैग्नेंट, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी का वो ठप्पा लगा के यहाँ से चले गए थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर वेरी लिटिल ग्रोथ हो किसी भी सेक्टर में और लो प्रोडक्टिविटी हो। दो यहाँ पे पॉइंट याद रखने, लिटिल ग्रोथ, लो प्रोडक्टिविटी, मतलब ना तो वो सेक्टर ग्रो कर रहा है ना ही उसमें कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, जिसको आज नया नाम दिया गया है नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ, और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है। इसका नाम नीति आयोग नाम दे दिया गया है, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो मिस्टर मोदी आज इसके नीति आयोग के जो है चेयरमैन है, ठीक है। नीति आयोग बेसिकली मोदी गवर्नमेंट ने चेंज किया है प्लानिंग कमीशन का नेम। तो अभी हम चलते हैं अपने प्लानिंग की नीड क्यों पड़ी थी। नीड का मेजर रीजन यही था कि इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। तो बैकवर्ड लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, मतलब टोटल इकोनॉमी बैकवर्ड है, प्रोडक्टिविटी लो है, ग्रोथ किसी सेक्टर में हो नहीं रही, जीडीपी ग्रोथ जो एक्सट्रीमली लो है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग कमीशन है, जीडीपी को बढ़ाना है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ जो लो हो रही है उसको इम्प्रूव करना है। तो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए नीड ऑफ प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। क्यों? क्योंकि बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी, कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट में। तो बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब नीड इसलिए थी क्योंकि बिग पुश ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था एट द टाइम ऑफ, जब इंडिपेंडेंस हुई थी इसके इमीडिएटली बाद। और ये बिग पुश कौन कर सकता था? विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना कोई भी प्लानिंग जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, ग्रोथ नहीं हो सकती थी इकोनॉमी की। तो इसलिए नीड फॉर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बड़े अच्छे वे से पॉइंट्स इसके मेंशन कर सकते हैं कि वाई प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट का कारण यही है कि बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी और एक बिग पुश देने की जरूरत थी इंडियन इकोनॉमी को, तो सो दैट हैवी इन्वेस्टमेंट की जाए एवरी सेक्टर में। और वो इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू हो सकती है? गवर्नमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन और बनता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की है वो अंडरस्टैंड करने से पहले हम किसको स्टडी करते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो इकोनॉमी को बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी और थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी को। तो ये 3 कैटेगरीज को हम डिफरेंट वे से अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, नेम से ही क्लियर है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, इसके साइलेंट फीचर्स की बात करें, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है इसमें प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब इसमें जो होती है बेसिकली प्राइवेट ओनरशिप होती है जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो। मेनली पहला फीचर यही है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है इसमें, और प्राइवेट ओनरशिप होने के कारण
जो मेन मोटिव है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज फॉर द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मतलब हमारा कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट है कि ये वो इकोनॉमी है जहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एग्जिस्ट करता है और प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, कि मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव है। तो इस तरह की इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ऑनरशिप प्राइवेट ऑनरशिप होती है, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड में होते हैं और प्राइवेट हैंड्स में होंगे तो उनको मेन जो मोटिव उनका होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। रोल ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, अब ये कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर है सब कुछ, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? रोल ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना ही रह जाता है। तो मतलब इस तरह की इकोनॉमी में जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो है कंट्रोल करना, किस चीज को? लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना और एडमिनिस्ट्रेटर या आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करना, आर्म फोर्सेस से कंट्री को कंट्रोल करना फॉर आउटसाइडर से, कि कोई आउटसाइडर यहाँ पे किसी कंट्री पे वो हमला ना कर दे, ठीक है। तो मतलब डिफेंस ऑफ द कंट्री हम कह सकते हैं कि उसको मेंटेन करना। तो यहाँ पर जो इस तरह की इकोनॉमी जो होती है इसकी एक डीमेरिट भी है। प्रिंसिपल डीमेरिट ये है कि प्रॉफिट मोटिव होता है सबका, सोसाइटी में हर चीज जो है हाई प्रॉफिट पर ही जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट, ठीक है। तो पब्लिक की सोशल जस्टिस जो है वहां पर ग्रोथ जो बहुत कम होती है, मतलब सोशली जस्टिस कम लोगों को मिलता है। तो सोशल जस्टिस कम मिलने का मतलब कि सोशल वेलफेयर की बातें कम होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मेन मोटिव जो वही होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये है पहले हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब बात करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी इसके बिल्कुल उलट है, इसके उलट है। यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना कलेक्टिवली, हम कहते हैं कलेक्टिवली किसके आस में होते हैं? सोसाइटी एज वेल एज ए होल, ठीक है। मतलब सारा कुछ जो सोसाइटी के पास है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे प्राइवेट है ओनर्स के पास थे, यहाँ पर सोसाइटी के पास है सब कुछ। तो सोसाइटी ही डिसाइड करेगी, क्या सोसाइटी का मतलब पब्लिक ओनरशिप होती है। तो पब्लिक ओनरशिप मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करती है। तो सारा कुछ पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक ही कंट्रोल कर रही है जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक के पास हैं तो उनको इस तरह से यूज किया जाता है सो दैट कि प्रॉफिट के बजाय क्या चेंज हो, यहाँ पर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। तो मतलब मेन मोटिव यहाँ पे सोशल वेलफेयर मैक्सिमम मिल सके, सबको वेलफेयर मिल सके, सबको सोसाइटी में हेल्प हो सके, ये मोटिव होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का। तो अगर बात करें इस तरह की इकोनॉमी में तो देयर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब यहाँ पे पिछले वाले में क्या था, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड था, उसका रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यस डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट किसमें? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में सॉरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा गवर्नमेंट का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो ओवरऑल रोल जो है गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रोडक्शन पर फोकस है। ओवरऑल रोल जो है गवर्नमेंट का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू सोशल वेलफेयर करना है। तो ये जो इकोनॉमी है इसको बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब हम थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, बात करते हैं मिक्स्ड। नेम से ही क्लियर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मिक्स मीन्स जिसमें सोशल एज वेल एज कैपिटलिस्टिक दोनों हो, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड बाय प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों सेक्टर्स के पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब दोनों सेक्टर के पास हैं तो सोशल वेलफेयर भी होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगी। तो मतलब कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नड बाय द प्रिंसिपल प्रॉफिट मोटिव, जो कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो प्रॉफिट मोटिव से प्रोडक्शन की जाती है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर को इम्पोर्टेंस देगा, वहां पर वेलफेयर मीन्स के लिए काम करेगी गवर्नमेंट।
तो इस तरह की इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये इसका ओवरऑल निचोड़ यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मेन मोटिव यही है कि सोशल वेलफेयर भी हो और साथ साथ क्या क्या हो, साथ साथ पब्लिक में प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे। तो दोनों तरह के सेक्टर्स की जहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर की। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी की। आई होप कि आपको तीनों टाइप्स की इकोनॉमी में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आप इस तरह के क्वेश्चन अगर फेस करें तो उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें आप एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप तीनों टाइप्स की इकोनॉमी के फीचर्स और उनके मेरिट डिमेरिट पर फोकस करके उसको आंसर लिख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पर कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 1950 से 1990 तक कैसे ग्रो की। तो बेसिकली अब यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ प्लानिंग। अभी हमने बात की नीड ऑफ प्लानिंग क्यों थी, क्या प्लानिंग करी गई, और क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की, अभी हमने बोला कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अडॉप्ट किया गया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब अभी मैंने समझाया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें मिक्स्ड मीन्स सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म को इंपॉर्टेंस दी गई। दोनों टाइप्स की इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस देके आगे फर्दर वर्क किया गया। तो उससे बात करते हैं इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द प्लानिंग। जब देश आजाद हुआ तो हमने गोल बना लिया कि हमने ये चीजें अचीव करनी है। तो हमारा मेन फोकस कहाँ पे हुआ, ये 4 पॉइंट्स पर। ये 4 पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला मोटिव था ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी है, उस बैकवर्ड इकोनॉमी को ग्रो करना है, उसको एक उसकी जीडीपी जो काफ़ी लो चल रही है उस जीडीपी के लेवल को बढ़ाना है, जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव लेके चले गए हम लॉन्ग रन में। तो जीडीपी ग्रोथ मेन यहाँ पे ग्रोथ में आता है। इंक्रीज द कंट्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर द टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे, ये मोटिव था। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने प्लान बनाने शुरू किए तो हमने क्या ऑब्जेक्टिव माइंड में रखा है, पहला ऑब्जेक्टिव रखा ग्रोथ, कि हम ऐसे प्लान बनाएं, इस तरह से 5 ईयर के प्लान्स हम करें। 1950 से लेकर 1990 तक जो प्लान्स हमारे बने वो इस वे से बनाए जाएं सो दैट जीडीपी की ग्रोथ हो और ओवरऑल हर सेक्टर जो ग्रो करे। तो जीडीपी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन ग्रोस डोमेस्टिक, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। इसका मतलब इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी, मतलब ग्रोथ तभी होगी जब लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज किया जाएगा, प्रोडक्शन इंप्रूव की जाएगी। तो मेन जो मोटिव यहाँ पे क्या आया तो उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला जो मोटिव था वो था ग्रोथ। तो ग्रोथ में किस चीज को हमने ध्यान में रखा, जीडीपी ग्रोथ को, कि जीडीपी को कैसे ग्रो किया जाए, उसका मेन मोटिव लेके हमने प्लान्स को डेवलप किया। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा दे जाएं, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा दी जाए, प्रोडक्शन इंप्रूव कर दी जाए तो कंट्री की ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में हो जाएगा, जिससे इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए लॉन्ग पीरियड तक। तो लॉन्ग पीरियड तक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये माइंड में रखा गया कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई जाए तो जिससे कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, ये मोटिव था ग्रोथ का। फ्लो ऑफ गुड्स कंसिस्टेंट हो किस पे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि थोड़े पीरियड के लिए ग्रोथ हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कंसिस्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करे इकोनॉमी में तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाएगी। तो इसीलिए जो पहला मोटिव रखा गया 5 ईयर प्लान्स का वो रखा गया ग्रोथ को, कि ग्रोथ कैसे की जाए। तो बेसिकली इंक्रीज कैसे होगा कि रिसोर्स बेस, इसमें अब आगे माइंड में क्वेश्चन आया कि ये जो ग्रोथ करनी है कैसे की जाए, इसके लिए रिसोर्स बेस जो है उस पर ध्यान दिया जाए और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जाए।
तो मेन मोटिव रखा गया कि प्रोडक्टिविटी जो पहले एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स लो प्रोडक्टिविटी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की लो प्रोडक्टिविटी थी, इंडस्ट्री सेक्टर की लो प्रोडक्टिविटी थी, तो ग्रोथ का मेन मोटिव रखा गया कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए सो दैट इकोनॉमी पूरी तरह से ग्रो करे आगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा पहला पॉइंट जो बताता है ग्रोथ का कि कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया प्लानिंग में। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट बताता है मॉडर्नाइजेशन गोल रखा गया इंपॉर्टेंस प्लानिंग में। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सोशल मॉडर्नाइज लाइक इक्वालिटी, मतलब सोशल लेवल पर भी मॉडर्नाइजेशन हो और टेक्नोलॉजी लेवल पर भी मॉडर्नाइज, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स यूज की जाए, आईटी सेक्टर को डेवलप किया जाए। तो अपडेशन एंड अडॉप्टेशन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया कि एक तो अपडेट किया जाए हर सेक्टर को, तो इसको भी हम बेटर वे से समझ लेते हैं मॉडर्नाइजेशन का गोल क्या था। देखो जी, मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें तो दूसरा मोटिव था हमारे प्लान्स का मॉडर्नाइज किया जाए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी अपडेट की जाए, टेक्नोलॉजी अपडेट मींस अपडेशन की जाए, जहां पे ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वहां पे उसको अपडेट किया जाए, और अगर नहीं यूज हो रही तो अडॉप्ट किया जाए टेक्नोलॉजी को, मतलब जहां पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है वहां पे टेक्नोलॉजी को लेके आया जा सके, और जहां पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको अपडेट किया जाए। इसका मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, वन इज अपडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, सेकंड इज अडॉप्टेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो है अडॉप्ट करके टेक्नोलॉजी को अचीव किया जाए। तो ये मॉडर्नाइजेशन बेसिकली सोशल लाइफ में भी की गई। सोशल लाइफ में मॉडर्नाइजेशन कैसे आएगी? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, तो मॉडर्न एज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज है, इनोवेशन की एज है, तो इसलिए फोकस किया गया कि न्यू डेवलपमेंट की जाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे लेके आया गया मॉडर्नाइजेशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर में जैसे आया तो उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज की, मतलब उसमें हार्वेस्टिंग मशीन्स आ गई, थ्रेशर मशीन्स आ गई, ट्रैक्टर्स का यूज आ गया, तो ये सारे चेंजेस आ गए और आईटी सेक्टर को डेवलप किया गया धीरे धीरे, जिसके साथ ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो ग्रो हो गई। ये सेकंड मोटिव था हमारा इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द प्लानिंग में अगर बात करें तो ये दो मोटिव पता चल गए। तो थर्ड मोटिव जो हमारा था वो था सेल्फ रिलायंस। देखो, जब देश आजाद होने से पहले हमारी पोजीशन क्या थी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल डाउन था, हम उतना ही उगाते थे जितना कि हमारी नीड है, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी थी नहीं, सेल्फ रिलायंस थी नहीं, हमें कुछ शॉर्टेज हो जाती थी कभी फूड ग्रेन्स की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हमने क्या किया, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स, तो फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंसी को कम किया गया, ये मेन गोल बनाया गया। 5 ईयर प्लान्स में 1950 से लेके 1990 तक ये जो गोल है ये हम स्टडी कर रहे हैं। मेन गोल क्या थे, कैसे डेवलपमेंट की गई इकोनॉमी में। तो पहला जो रखा गया सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन गुड्स, कि बाहर से चीजें कम मंगवाई जाएं, इंपोर्ट्स कम किया जाए और प्रमोट किया जाए इंजीनियस इंडस्ट्रीज, मतलब हमारी जो अच्छी इंडस्ट्री है, हमारी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसको ग्रो किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो ये उससे क्या होगा, हमारे घर में ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ओवरऑल हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी फॉरेन गुड्स पर। तो ये थर्ड मोटिव था हमारा 5 ईयर प्लान्स का, गोल्स का। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट गोल्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय द 1950 से लेकर 90 तक या 5 ईयर प्लान्स के क्या इंपॉर्टेंट गोल्स थे। तो ये 4 ग्रोथ, जो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और फोर्थ वन है इक्विटी, ये आपको माइंड में रखने हैं जब इसका आंसर देना। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज फोर्थ पॉइंट बात करते हैं इक्विटी की। इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिड्यूसिंग द इनकम डिस्पैरिटी, मतलब अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, मतलब कहने का मतलब कि इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की वो इक्वली होगी, मतलब हर सेक्टर ग्रो किया जाए।
ऐसा नहीं है कि ऐसे प्लान्स बनाए जाएं कि जिसमें सिर्फ एक ही सेक्टर मतलब अमीर लोग रिच ही ग्रो कर सके। ऐसा नहीं, ऐसे प्लान नहीं बनाए जाएंगे। तो प्लान कैसे बनाए जाएंगे? जिसमें लो लेवल तक प्लान को माइंड में रखा गया और हर लेवल की माइंड में ध्यान में पकड़ में रखते हुए उसको डेवलप किया गया। ये था हमारा 5 ईयर का प्लान का मेन मोटिव। तो मेन ये गोल्स जो कवर किए गए, ये गोल्स आप माइंड में रख सकते हैं। तो इन मोटिव के माइंड में रखते हुए इंडियन की प्लानिंग जो डेवलप की गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग और 5 ईयर प्लान्स। तो की फीचर्स, सबसे पहले की फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द प्लानिंग कमीशन एंड द 5 ईयर प्लान। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिसका आज नया नेम है नीति आयोग, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, जैसे ही देश आजाद हुआ। टू ओवरसी द इकोनॉमिक प्लानिंग, इसका मेन मोटिव यही था कि प्लानिंग बनाई जाए, देश को डेवलप करने के लिए अलग अलग सेक्टर की प्लानिंग की जाए। और इंडिया प्लानिंग कमीशन के अंडर इंडिया ने 5 ईयर प्लान मॉडल अडॉप्ट किया। ठीक है, ये कहाँ से मॉडल आया? यूएसएसआर से। तो मेन मोटिव यही था कि 5-5 साल में एक एक सेक्टर को डेवलप किया जाए, एक सेक्टर को पकड़ा जाए, 5 साल उस पर फोकस किया जाए। और फोकस क्या करना है? लॉन्ग टर्म गोल्स, जो मैंने अभी ये बताए 4 गोल्स थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो ये चारों टाइप्स के गोल्स को माइंड में रखते हुए 5 ईयर को डेवलप किया। प्लान्स फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन मोटिव था, देखो जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे हमारा जो मोटिव था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, और तीसरा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, और फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चारों सेक्टर जो थे डाउन थे, इन चारों के ऊपर फोकस करके 5 ईयर प्लान बनाए गए। सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान आया वो एग्रीकल्चर पे था, फिर इंडस्ट्री को, फिर फॉरेन ट्रेड को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें ग्रोथ में डेवलपमेंट की गई। तो ये जो 5 ईयर प्लान थे, इनका मेन मोटिव यही था कि ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ हो सके। अब हम ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं कि 5 ईयर प्लान में किस किस प्लान में क्या क्या मोटिव लेके चले गए, तो उससे आपको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो। तो गाइज 5 ईयर प्लान के लिए हम चेक करते हैं, चेक द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड द प्लान ऑब्जेक्टिव स्ट्रेचिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू 12th 5 ईयर प्लान। 12 5 ईयर प्लान आए हैं, 12 5 ईयर प्लान। अब उनका मेन मोटिव क्या था, उसमें कौन से प्लान में कैसे और कौन सी डेट से क्या प्लान लॉन्च किया गया, तो इसको हम बेटर वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था अप्रैल 1 1951 में, आफ्टर प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट से, और 31 मार्च 1956 तक ये 5 ईयर प्लान चला है। 5-5 साल का प्लान है, 51 से लेके 56 तक टाइम पीरियड याद रख लेना। और इसका मेन फोकस क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, क्योंकि तब जब देश आजाद हुआ था लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, और प्रोडक्टिविटी तो लो थी, टेक्निक भी लो यूज कर रहे थे, कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं थी। तो इसलिए पहला जो 5 ईयर प्लान बनाया गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन, मोर देन 75% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, इसलिए एग्री सेक्टर को चूज किया गया। सबसे पहले ये एग्री सेक्टर की डेवलपमेंट, और दूसरा जो इसका मोटिव था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। मतलब हर सेक्टर भी ग्रो हो, मतलब गरीब जो है बहुत जो डाउन था, फार्मर जो बहुत डाउन था, उसकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसको भी ग्रोथ का फायदा हो, ये मोटिव लेके चले गए 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से स्टार्ट हुआ 1961 तक चला, इसका मेन मोटिव था इंक्रीज करना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। एग्रीकल्चर के बाद जो मोटिव बनाया गया वो है इंडस्ट्री को, जिसमें हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन थी और लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्री ही डेवलप हुई थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, तो इसलिए हैवी इंडस्ट्री को, लार्ज लेवल की इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट किया गया। साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी साथ साथ डेवलप किया गया, सो दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है लेबर इंटेंसिव होती है, इसलिए उसको भी फायदा हो सके। थर्ड जो 5 ईयर प्लान आया 1961 से 1966 तक चला,
जिसमें मेन मोटिव था सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बढ़ चुकी थी इस टाइम पे। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी मेन मोटिव रखा गया, और इनइक्वालिटी को, भेदभाव को कम किया जाए। तो उसके बाद बेसिकली 311 ईयर्स प्लान आए अप्रैल 1 से 1966 में, इसमें ब्रेक आया 1969 तक, एक एक साल के प्लान आए, 5 ईयर प्लान्स नहीं आए। तो उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान जो आया 1969 में आया। तो 69 में, ये तो 3rd 5 ईयर प्लान है, यहीं पर ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जो डेवलप हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आई। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई, तो वो आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो 74 तक, 69 से लेकर 74 तक जो प्लान बनाए गए, उन प्लान का मोटिव क्या था? उन प्लान का मोटिव था एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, प्राइस की स्टेबिलिटी मेन मोटिव रखा गया, और उस मोटिव को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल ग्रोथ की गई। नेक्स्ट बात आती है 5 ईयर प्लान, जो 5th 5 ईयर प्लान, उस 5 ईयर प्लान का जो स्टार्ट हुआ, जो 1974 से स्टार्ट हुआ, 79 तक ये 5 ईयर प्लान चला। तो ये जो प्लान था 5th 5 ईयर प्लान, उसका मेन मोटिव था रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड एंड फोकस ऑन द वीकर सेक्शंस। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, ये इस प्लान का मोटिव था। उसके बाद एनुअल प्लान लॉन्च किए गए 1979 से लेकर 1980 तक। फिर 6 5 ईयर प्लान आया 1980 से लेकर 85, जिसका मोटिव था रिमूव करना पॉवर्टी, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। मतलब मेन मोटिव यहां पर था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन मीन्स, इसको डेवलप करना। 7th 5 ईयर प्लान था 1985 से 1990 तक, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को मेन मोटिव रखा गया, और इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अभी भी यहाँ पे कुछ डाउन था एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ एरियाज में, ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा वास्ट इफेक्ट नहीं निकल के आया, तो उसको और जो सेक्टर रह गए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब डेवलपमेंट के में, उनको डेवलप करना यहाँ पे मोटिव था। फिर 1 ईयर के 2 प्लान आए, ठीक है। तो फिर रिसेशन आया इंडिया में, और उस रिसेशन के बाद नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। तो 1991 में बिल्कुल चेंज कर दिया गया इंडिया को 8th 5 ईयर प्लान, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। 1992 से लेकर 1997 तक फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ये मोटिव था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेन मोटिव लेके चला गया। 9th 5 ईयर प्लान जो आया 1997 से लेकर 2002 तक, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अब फोकस लेके चले गए, और जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी और पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोका जा सके, इस पर फोकस किया गया। 10th 5 ईयर प्लान आया 2002 से लेकर 2007 तक, जिसमें इक्वालिटी, लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, और इनइक्वालिटी इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ उसको डेवलप किया जाए। तो नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान, इसका मोटिव था मल्टी टारगेट कवरिंग द ग्रोथ, ना सिर्फ ग्रोथ, पॉवर्टी को भी रिमूव किया जा सके, और पॉवर्टी को भी हटाने की कोशिश की गई। स्ट्रेटेजी फॉर द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, अब यहाँ पे एक ग्रीन रेवोल्यूशन से थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा था हमारी प्रोडक्टिविटी में, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा डेवलप हो गया था, उसके साथ जनरेटिंग हाई जॉब, ये मेन मोटिव रखा गया। और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि अब पोल्यूशन और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर फोकस किया गया। नेक्स्ट जो 12th 5 ईयर प्लान आया, उसमें फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को माइंड में रखते हुए ग्रोथ के ऊपर ही वर्क किया गया। तो ये थे डिफरेंट 12th 5 ईयर प्लान। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपको क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि कैसे 5 ईयर प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान, कौन कौन से मोटिव को लेके डेवलपमेंट के, उसको माइंड में रखते हुए डेवलपमेंट की गई 5 ईयर प्लान में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं आज के इस 1 शॉट वीडियो में। तो बेसिकली अभी मैंने बताया 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पे आप 5 ईयर प्लान को मोटिव लेके समझ सकते हैं। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 तक, जिसका मेन मोटिव था एग्रीकल्चर और इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना और अचीव करना इम्प्रूव्ड एंड बैलेंस ग्रोथ को।
फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए, लार्ज स्केल पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव किया जाए, जिसमें भाखड़ा नंगल मेन मोटिव था। सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री डेवलपमेंट और स्पेशली हैवी इंडस्ट्री को डेवलप किया गया, जिसमें स्टील, एनर्जी, ठीक है। तो इसका मॉडल जो लेके चले गए और एम्फेसाइज दिया गया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को, मतलब जो कैपिटल रिच इंडस्ट्री है, कैपिटल मींस जिसमें एसेट्स ज़्यादा हो, मशीनरी ज़्यादा हो, हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादा मेन कह सकते हैं कि उसको मोटिव लेके सेकंड 5 ईयर प्लान को डेवलप किया गया। तो इस चैप्टर में एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चारों पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मोटिव जो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया गया उसके बारे में बात करते हैं। देखो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि बहुत सारा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, तो लार्ज एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट होने के कारण एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत लो थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जिमींदार प्रथा चल रही थी। जिमींदारी सिस्टम जो था उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। प्रोडक्टिविटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई हाई क्वालिटी सीड्स वगैरह नहीं दिए गए। तो ये सारे चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इन सारे जो पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए बनाया गया एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक जो मोटिव था वो था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो बेसिकली ये जरूरी नहीं कि 5 साल में सारी अचीवमेंट होगी, इसको लॉन्ग रन में लेके चला गया, लेकिन स्टार्ट यहीं से किया गया 5 ईयर प्लान से। फिर आगे कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रही और ये मल्टीपल ईयर्स में ग्रोथ हुई है ओवरऑल एक सेक्टर की, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो गाइस एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे डेवलप किया गया उसका 2 मोटिव मेन इसमें 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हुआ 1950 से लेकर 1990 तक, तो उसमें 2 बातें आपने याद रखनी है। वन इज लैंड रिफॉर्म और सेकंड इज ग्रीन रेवोल्यूशन। इन 2 पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है और दोनों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म में क्या आता है? अबॉलिशिंग ऑफ द जिमींदार सिस्टम। तो जिमींदारी सिस्टम जो है खत्म किया गया। जिमींदारी सिस्टम क्या था वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। उसमें क्या था? उसमें जो जिमींदार था वो ओनर ऑफ द लैंड था और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देता था, हैवी रेवेन्यू टैक्स इंपोज करके फार्मर से, और फार्मर से वो टैक्स इंपोज करके लग्जरी लाइफ जीता था और कुछ उसमें एक परसेंटेज वो ब्रिटिशर्स को देता था। तो ये सारा सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। फार्मर को ओनर ऑफ द लैंड, जो लैंड को यूज कर रहा है, जो लैंड पर मेहनत कर रहा है, उसी को ही ओनर बना दिया गया। दूसरा पॉइंट आता है इसमें लैंड रिफॉर्म में, लैंड सीलिंग लॉज किए गए टू डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस लैंड अमंग द पुअर। तो उसमें क्या किया गया? लैंड को ओनर तो बना दिया गया फार्मर को, लेकिन अगर सरप्लस लैंड, ये एक लिमिट बनाएगी कि एक लिमिट डिसाइड की कि जो ओनर है वो उसको लिमिटेड लैंड में। तो जमींदार को बहुत यहाँ पे मुश्किल आई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने ही रिलेटिव्स को जमीन बांट रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिसाइड कर दी कि इतनी लिमिट ही एक बंदे को लैंड की मिलेगी। बाकी जो एक्सेस होगी, जो सरप्लस होगी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो सरप्लस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसको? पुअर्स में। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेजर इश्यू क्या थे? लिमिटेड सक्सेस ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इस सेक्टर में लैंड रिफॉर्म में थोड़ी सी सक्सेस कम मिली। क्यों मिली कम? क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो था वो थोड़ा लेजी था और करप्टेड था, करप्शन बहुत थी, और इसमें लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के कारण ये पूरी तरह से 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म में सेकंड पॉइंट की ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंडिया की काया ही पलट दी। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे, इस पर एक सेपरेट आपको क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन पर, कि हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन मेड द डेवलपमेंट इन द 1950 से लेकर 1990 तक, कैसे ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ को कैसे इसने ग्रीन रेवोल्यूशन में चेंज लाया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या यूज किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन 1960s और ये मिड 60s में आया है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए गए।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटिव यही था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर जो पूरी तरह डेवलप हो और अच्छे से डेवलप हो, ठीक है। उसमें हर सेक्टर में नए टेक्नोलॉजी यूज की जाए, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला मोटिव जो बनाया गया कि हाई क्वालिटी हाई जील्डिंग सीड जिसको बोलते हैं HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स और इम्प्रूव्ड इरिगेशन के फैसिलिटीज, ये 3 मोटिव लेके चले गए। तो मतलब कहने का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटिव क्या था कि हाई क्वालिटी सीड्स रिसर्च करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए जाएं किसानों को, सो दैट कि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ी जाए। और दूसरा जो इम्प्रूवमेंट की जाए कैसे में, टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट मतलब हार्वेस्टिंग मशीन्स दी जाए उनको, ट्रैक्टर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ग्रोथ डेवलपमेंट की टेक्निक सिखाई जाए। और ग्रीन रेवोल्यूशन में इरिगेशन, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर थी और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था किस पे, मानसून पर। मानसून आएंगे तो एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगा सेक्टर, और मानसून नहीं आते तो फूड की जो प्रोडक्शन है वो बहुत डाउन हो जाती थी। तो ये चीज को रिमूव किया गया किसके साथ, न्यू मोटिव लेके। न्यू मोटिव क्या डेवलप किया गया कि जिसमें इरिगेशन के फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, बहुत सारे किसानों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, उसमें ट्यूबवेल्स का यूज किया जाए, वेल्स का यूज किया जाए, कैनल्स डेवलप की जाए। तो इरिगेशन, जैसे इरिगेशन में ट्यूबवेल किसान यूज करें तो ट्यूबवेल के लिए किसान को पैसा दिया जाए। तो इस तरह एग्रीकल्चर रिफॉर्म से ग्रीन रेवोल्यूशन का ओवरऑल इफेक्ट पड़ा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर प्रॉपर वे से स्टडी करना तो इसके 2 फेजेस हैं। तो गाइस ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर अंडरस्टैंड करना तो आपको ये बात में ध्यान रखना है कि ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप और रेवोल्यूशन रेफर्स टू सपोर्ट, मतलब उसकी ओवरऑल क्रॉप की प्रोडक्शन जो बढ़ानी, क्रॉप की इंप्रूव करनी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गाइस ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर बेटर अंडरस्टैंड करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन को 2 फेज में हम कह सकते हैं। फेज 1 और फेज 2 में ग्रीन एवोल्यूशन मार्क्ड 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। 1 फेज इज मिड 60, मतलब 1966 से स्टार्ट हुआ, मिड 70 तक, 76 तक चला। ड्यूरिंग दिस फेज स्कोप ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली ऑन व्हीट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट फेज में किसको फोकस किया गया। फर्स्ट फेज में बेसिकली व्हीट एंड राइस को फोकस किया गया, ये 2 क्रॉप्स को। और कौन कौन से स्टेट्स को लेके फोकस किया गया, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये 2 स्टेट्स, 2 क्रॉप्स और 3 स्टेट्स, इनको फोकस करके ग्रीन रेवोल्यूशन को डेवलप किया गया फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज जो फोकस है व्हीट एंड राइस पर। फेज 2 जो आता है वो 1970 के मिड से लेके 80 के मिड्स तक चलेगा, जिसमें ड्यूरिंग दिस फेज इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम वाइड स्प्रेड। इस फेज में बहुत वाइड स्प्रेड हो गया पूरे कंट्री में। तो इस फेज में मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, जो फर्स्ट फेज में 2 क्रॉप्स ही लेके चला गया, अब इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड कर ली गई। और सेकेंडली लार्ज नंबर ऑफ एरिया, मतलब टोटल एरिया भी बढ़ा दिया गया। तो ये फेज सेकंड हम स्टडी कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। और अगर बात करें हम इसकी प्रोडक्शन की, ओवरऑल प्रोडक्शन की, तो ओवरऑल प्रोडक्शन में बेसिकली जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो है सपोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो देयर हैज सब्सटेंशियल जंप इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जब ये ऐसे हाई क्वालिटी सीड्स आए तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी व्हीट की जो प्रोडक्शन थी 3408 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, इतने हेक्टेयर में, और 18 में 19 में 660 kg पर जो थी स्टार्टिंग में कंपेयर टू 1951 में। 51 में 660 थी और जो 18-19 में 3408 इतने केजी मतलब पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन जो बढ़ गई। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि राइस और व्हीट की दोनों की ओवरऑल प्रोडक्शन जो है इंप्रूव हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो ये था ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट। इसमें साथ साथ कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर है तो यस, इट्स ऑब्वियस आंसर कि हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि 60s में जो स्टार्ट हुआ था उससे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन इंप्रूव तो हुई थी, लेकिन ओवरऑल पूरे कंट्री को डेवलप नहीं कर
पाए हम आवर नीड्स एंड इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज अगर बात करें तो वो जो अचीवमेंट थी वो काफ़ी लो थी। आवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड जो एक्सट्रीमली लो है एज कंपेयर टू अदर नेशंस, इसलिए हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की भी जरूरत है। सेकंड, आवर फूड ग्रेन स्टॉक्स जो एट पॉइंट ऑफ अनसर्टनिटी चल रहे हैं तो वो इसलिए भी। थर्ड, जो मोस्ट फार्मर इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टनिटी इन वेदर से अभी भी कई जगह मौसम के कारण जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाती है। और फोर्थली, फार्मर्स कंटिन्यू टू एक्सपोज ए सर्टन मार्केट, जो है मार्केट के अनप्रॉफिटेबल सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो हो रही है उसके कारण भी, और लोन वेवर स्कीम्स जो चल रही हैं जिससे फार्मर डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार लोन के कारण, तो उसके कारण भी हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमें सेकंड फेज की रिक्वायरमेंट है इंडिया में। तो ये हम बात कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की ओवरऑल यहाँ पर। तो गाइज ये था एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंज आया और किस तरह हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से ओवरऑल हमारे रिफॉर्म्स करके हमने कैसे उसको डेवलप किया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की। एग्रीकल्चर के बाद आता है हमारा सेकंड सेक्टर इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर में बेसिकली बात करेंगे इंडस्ट्री पॉलिसी की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज प्रायोरिटाइज्ड, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को मोटिव बनाया गया और इंडस्ट्री की जो डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर पर, इसलिए सेल्फ रिलायंस का जो मोटिव लेके चला गया इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट बनाया गया 1956 में, जिसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था कि लार्ज स्केल एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, एसएसआई को डेवलप किया जाए। तो दोनों टाइप की इंडस्ट्री को, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमारी जो ओवरऑल थी बहुत ही प्राइवेट सेक्टर कम रोल था, तो तब कैटेगराइज किया गया इसके अंदर 1956 में 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई, पब्लिक सेक्टर, मिक्स सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक, इसमें शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। कई बुक्स में ऐसे लिखा शेड्यूल ए, बी, सी। तो आप याद कर सकते हैं शेड्यूल ए में क्या है। शेड्यूल ए में आता है पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी, ये रिजर्व कर दी गई सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर। दूसरा मिक्स सेक्टर बनाया गया जिसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को प्ले करेगा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले में जो 17 टाइप्स हैं वो हमने डेवलप की कि इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री लेके जानी है। तो ये मेनली रिजर्व कर दिया गया कुछ पोर्शन इंडस्ट्री का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जो फर्स्ट शेड्यूल में एंट्री बैन थी। जो सेकंड शेड्यूल था, बी शेड्यूल जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल गई। और प्राइवेट सेक्टर में वो भी लिमिटेड है, मतलब उसमें भी कई प्रॉब्लम्स थी कि उसमें लाइसेंस जरूरी था, विदाउट लाइसेंस कोई भी सेक्टर यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये 3 शेड्यूल बनाए गए, 3 फोल्ड स्ट्रेटेजी बिल्ड करके इसको शेड्यूल में डेवलप किया गया 1956 की जो आई थी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं थर्ड शेड्यूल जिसमें प्राइवेट सेक्टर, जिसमें ओनली प्राइवेट सेक्टर को ही इन्वॉल्व किया गया और प्राइवेट सेक्टर को ओवरऑल इंपॉर्टेंस दी गई। कुछ सेक्टर उसके लिए ओपन कर दिए गए सो दैट कि प्राइवेट सेक्टर टोटली अपने आप को डेवलप कर सके और प्राइवेट सेक्टर को ओवरऑल ग्रोथ का मौका मिला इसमें जो शेड्यूल थर्ड में। तो गाइज इसमें अगर आपने स्टडी करना तो 3 टाइप्स की आप सेक्टर स्टडी कर सकते हैं। तो IPR अगर आ जाए 1956, तो 1956 में आपने पब्लिक सेक्टर, मिक्स सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में लिखना है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो शेड्यूल है इसके लिए भी एक थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि IPR जो 1956 इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जो आया है उसमें 3 शेड्यूल मैंने बात की, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए जो हमने बात की अभी कि उसमें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को मनाही थी, रिस्ट्रिक्शन थी। फर्स्ट कैटेगरी जो में बेसिकली थी उसमें 17 टाइप्स की इंडस्ट्री जो थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई रिजर्व, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रखी गई 17 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें रेलवे, डिफेंस, कोर इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, एनर्जी रिलेटेड, आर्म्स एंड एमुनेशन ये रखी गई। शेड्यूल बी की बात करें तो उसमें बेसिकली 12 इंडस्ट्री जो डिसाइड की गई जिसमें रोल ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर रोल होगा।
ये 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसको ओवरऑल डेवलप करने की जरूरत है। इसमें हैवी इंडस्ट्री आ जाती है, माइनिंग आ जाती है, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ जाती है। तो शेड्यूल सी जो है उसमें बेसिकली थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी शेड्यूल सी है, जिसमें ऑल रिमेनिंग जो पार्ट है इंडस्ट्री का वो डिसाइड कर दिया गया, किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर, तो ये शेड्यूल डिसाइड किए गए आईपीआर में। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में क्यों इसको ऐसा किया गया, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास कैपिटल कम थी, वो हैवी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करना चाहता था, वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री पॉलिसी में मेजर ये चेंज किया गया। सेकेंडली आईपीआर में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है लाइसेंसिंग का। तो उसके ऊपर आप डिटेल में लिख सकते हो कि लाइसेंसिंग पे क्या मेनली मोटिव लेके चला गया। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी भी आईपीआर 1956 के अंदर आप लिख सकते हो कैसे लाइसेंसिंग राज जो था वो चलता था। ठीक है, लाइसेंसिंग राज मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी कह सकते हैं, राज कह सकते हैं, पॉलिसी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या था, जब भी कोई नई इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्री, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तीनों टाइम पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत होती है। मतलब यहाँ पे सेटिंग करना है, नई इंडस्ट्री ओपन करनी है, उसकी ग्रोथ करनी है, एक्सपैंड करना है ग्रोथ के टाइम पर, और जहाँ फिर डाइवर्सिफाई करना है। तो तीनों केसेस में क्या था, एक लाइसेंस की जरूरत होती थी। लाइसेंस मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल। तो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना आप इंडस्ट्री को ओपन नहीं कर सकते, कोई भी सेक्टर को। तो धीरे धीरे देखा गया कि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा तो नहीं पड़ा स्टार्टिंग में, तो इसलिए इसको बाद में अबॉलिश कर दिया गया। नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउडेड अंडर द, इसमें पहले जो था नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउडेड अंडर द लाइसेंस के बिना कोई भी नई इंडस्ट्री को लॉन्च नहीं किया गया। 1991 में इसको अबॉलिश कर दिया गया और खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे थे। दूसरा जो एसएसआई को डेवलप किया गया, एसएसआई मतलब में था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो मेन फोकस रखा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसलिए भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिख सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट इसको दी गई क्योंकि ये इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू, तो इसलिए यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो इजी है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो सकती है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरेट करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोर लेबर इंटेंसिव, दे यूज मोर लेबर एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, तो दैट्स वाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए भी आईपीआर 1956 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कोशिश की गई। तो नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का आ जाए, इसकी इंपॉर्टेंस का, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिग इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ इसलिए क्योंकि नीड फॉर डेवलपमेंट या प्रोटेक्शन, कि इसको लार्ज स्केल कहीं खाई ना जाए। ठीक है जी, डेवलपमेंट लिख सकते हैं और प्रोटेक्शन लिख सकते हैं कंपटीशन से, और फॉरेन गुड्स के साथ भी, फॉरेन कंपनीज के साथ, और लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जहाँ बिग फॉर्म से स्मॉल स्केल को कैसे बचाना है, ये मोटिव भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो मतलब ये दो बिग पॉइंट्स लिख सकते हैं अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फीचर्स आपको इंडस्ट्री पॉलिसी के अंदर पूछे जाएं। तो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट कंपैट विद द बिग इंडस्ट्री। हम समझ सकते हैं कि बिग इंडस्ट्री के साथ कंपैट नहीं कर सकती, कंपटीशन में नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम है, कैपिटल कम है एज कंपेयर टू बिग इंडस्ट्री। तो इसलिए वेरियस स्टेप्स बाय टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर ग्रोथ। पहला तो है रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और वेरियस कंसेशन दिए गए।
तो मतलब बिग इंडस्ट्री के साथ वो लड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कंसेशन या सब्सिडीज हम कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने 1956 में आईपीआर जो 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसमें कंसेशन दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, टैक्स में रिबेट दी गई, पावर में टैरिफ में थोड़ा डिस्काउंट दिया गया, तो आप लिख सकते हैं कि कंसेशन दिया गया। सेकेंडली उसको क्या दिया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दी गई बिग इंडस्ट्री की कि वो इस स्मॉल स्केल में नहीं आ सकती। वो कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई, प्रोडक्ट कुछ ऐसे बना दिए गए कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल के ही डेवलप करेगा, लार्ज स्केल इसमें एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह भी इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश की गई। तो आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, तो आप इसको बेटर वे से लिख सकते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में आपने पहले पॉइंट 3 बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट बताना है कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 3 शेड्यूल में इंडस्ट्री को डेवलप किया गया। फिर दूसरा आपने पॉइंट बताना है कि इंडस्ट्री लाइसेंस पॉलिसी कवर की गई। फिर तीसरा पॉइंट बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे इंप्रूव किया गया। तो ये आता है हमारा इंडस्ट्री इसमें 1956 से लेके 1990 तक। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल यहाँ पर निचोड़ की, तो 1950 से लेके 1991 तक 90 तक जो चेंज आया है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में जो ओवरऑल फोकस कैसे चेंज किया गया है, वो फोकस आप पॉइंट्स लिख सकते हो इंडस्ट्री में। सबसे पहले जो पॉइंट है लिखना है शेड्यूल ए, बी एंड सी के बारे में, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना है कि लाइसेंस पॉलिसी क्या थी, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। थर्ड पॉइंट आपने बताना है कि एसएसआई को कैसे फोकस किया गया। तो ये 3 पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं इंडस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 1950 से लेके 1990 तक क्या चेंज आया इंडस्ट्री में, तो आप ये लिख सकते हैं। और अगर एग्री सेक्टर के बारे में आ जाए, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो एग्रीकल्चर में 2 पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने हैं। 1 पॉइंट इज लैंड रिफॉर्म, जिसके अंदर आपने लिखना है जमींदार सिस्टम खत्म और लैंड सीलिंग की गई और सरप्लस ऑफ लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई। और दूसरा पॉइंट आपने लिखना है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमने 2 सेक्टर्स इसमें के अंदर कवर किए हैं इंडस्ट्री। ये 1950 से लेकर 90 तक जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का चेंज है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये 2 पॉइंट्स आप इसको बड़े बेटर वे से समझ सकते हैं। अब तो थर्ड पॉइंट आता है, वो थर्ड पॉइंट आता है फॉरेन ट्रेड का। तो अब उसको भी हम बेटर वे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फॉरेन ट्रेड को अंडरस्टैंड करने से आप 3 पॉइंट्स यहाँ पे 3 सेक्टर्स हमने स्टडी कर लिए, इंडिया इंडस्ट्री, इंडियन की एग्रीकल्चर और इंडिया का फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1950 से लेकर 1990 तक क्या ड्रास्टिक चेंज आया, क्या बिग चेंज आया, इन तीनों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इन तीनों के ऊपर मेजर फोकस है, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड के। 2 मैंने पॉइंट्स आपको 2 सेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट बता दिया है, तो आप इसको बड़े ध्यान से वीडियो को देख सकते हैं। अब हम थर्ड सेक्टर की बात करेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इंडिया का फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उसके मेजर पॉइंट्स आपको सामने हैं आपके, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड एंड इंडिया पॉलिसी। इंडिया अडॉप्टेड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। मतलब जब देश आजाद होने से पहले क्या ट्रेड था और उसके बाद क्या ट्रेड हुआ, उसको पहले समझते हैं। यहां पे ना 2-3 पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपने माइंड में रखना है, वो ध्यान में रखना है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ट्रेड क्या हो रहा था और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या ट्रेड शुरू हुआ। प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो 2 टाइप्स यहां पे ट्रेड हो रहा था। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल ट्रेड की बात करते हैं, तो फॉरेन कंट्री के साथ क्या ट्रेड होता है, रॉ मटेरियल जो है वो यहां से इंडिया से हो रहा था एक्सपोर्ट एट चीप प्राइस पर। तो रॉ मटेरियल जितना भी नेचुरल यहाँ पे रॉ मटेरियल है, एग्री प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे एक्सपोर्ट हो रहे थे। दूसरा फिनिश गुड्स जो थी ब्रिटिशर्स ने अपनी ही गुड्स जो अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और फिनिश गुड्स जो थी वो कर रहे थे इंपोर्ट।
तो इंडिया की जो तीसरा था हैंडीक्राफ्ट, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। कैसे? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के साथ। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया इंपोर्ट के ऊपर, हमारी गुड्स पर, और बाहर से अगर मंगवाते थे हमारी गुड्स, तो हमारी गुड्स बाहर जाती थी, महंगी थी। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आए थे ब्रिटिश में, यूरोप में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के उनकी मास लेवल पर प्रोडक्शन थी, हमारी हैंडमेड थी, वो यहाँ पे आती थी फिनिश गुड्स, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, वो सस्ती यहाँ थी, इसलिए हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई। तो हमने फोकस करना है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था पहले, और फिनिश गुड्स जो है वहां से इंपोर्ट होके आ रही थी। अब क्या सीन हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस? पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, इंडिया अडॉप्टेड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, मतलब प्रमोटिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। मतलब हमने अपने कंट्री में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढने शुरू किए, मतलब वो गुड्स जो हम बाहर से मंगा रहे हैं वो हम डोमेस्टिक यहाँ पर लेवल पर उसको प्रोड्यूस करें, उसको डेवलप करें। और रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा था फिनिश गुड्स, उस पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो जब रिस्ट्रिक्शन लगी फॉरेन गुड्स पर और इंडिया ने अडॉप्ट किया इनवर्ड, तो ओवरऑल इंडिया का ट्रेड जो है सरप्लस आना शुरू हो गया, डेवलप होना शुरू हो गया। और थर्ड जो पॉइंट अडॉप्ट किया गया, हाई टैरिफ एंड कोटा वर इम्पोज्ड, मतलब कोटा डिसाइड कर दिया गया और हाई टैरिफ लगा दिया कि इस पे फॉरेन गुड्स पर। फॉरेन कंपटीशन, डोमेस्टिक जो गुड्स है उसके साथ कंपटीशन ना बढ़ जाए, उसके साथ, क्योंकि फॉरेन की जो गुड्स थी वो हाई क्वालिटी गुड्स होती थी, तो उसको कवर करने के लिए हमारा जो फोकस किया गया कि फॉरेन गुड्स को रिस्ट्रिक्शन कर दी जाए, उसका कोटा एक लिमिटेड कर दिया जाए। तो गाइस इस तरह आपने फॉरेन ट्रेड में ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट माइंड में रखने हैं मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के बारे में जब भी आपने एक्सप्लेन करना है तो फॉरेन ट्रेड के बारे में सबसे पहले वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज चेंज के बारे में बताना है। क्या बताना है? हाउ मच टू ट्रेड, मतलब जिसमें आपने पॉइंट्स के बारे में बताना है कि कितना हमने ट्रेड किया, क्या हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेड का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज किया। सेकेंडली आपने बताना है जो क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं ट्रेड में। कंपोनेंट्स में कह सकते हैं कि व्हाट टू ट्रेड, हमने क्या फॉरेन ट्रेड में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया गया फॉरेन ट्रेड में। थर्ड जो आपने बताना है, थर्ड जो फॉरेन ट्रेड में आप फोकस कर सकते हैं कि डायरेक्शन, कि वेयर टू ट्रेड, मतलब डायरेक्शन के बारे में बात करनी है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि वेयर टू ट्रेड, कि हमने कौन कौन से कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम के लिए आपको फोकस करना है कि कैसे वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया अपने ट्रेड का। तो गाइस वॉल्यूम में अगर बात करें तो जब प्री इंडिपेंडेंस था वो मैंने पहले बताया आपको, रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट हो रहा था और बाहर से क्या आ रहा था, बाहर से फिनिश गुड्स आ रही थी। ये चीज को हमने तो इसके लिए आपने जो वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है तो ये टेबल एक माइंड में याद रख लेना है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें इंपोर्ट जो थे 3651, ठीक है, इतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी में थे, और एक्सपोर्ट थे 3109, ऑलमोस्ट सिमिलर थे। जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो इंपोर्ट्स बढ़े और ये एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट उतने रहे। पर धीरे 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 अगर बात करें 12th 5 ईयर प्लान में तो उसमें जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट का, और साथ में एक्सपोर्ट का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंप्रूव हुए हैं इस 5 ईयर प्लान में। तो 1950 से लेकर 1990 तक अगर बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड में आपने यही बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज जो वॉल्यूम हुआ है वो काफी इंप्रूव हुआ है एज कंपेयर टू जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत ही लिमिटेड वैल्यू पर ट्रेड होता था, लिमिटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। तो इसमें बेसिकली आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कैसे वॉल्यूम जो है चेंज हुआ है इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। और जो सेकंड बात करें, सेकंड पार्ट की, मैंने बोला वॉल्यूम के बारे में आपने बताना है कि कैसे इंप्रूव हुआ है, परसेंटेज वॉल्यूम इंप्रूव हुआ है इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में।
कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में बेसिकली आप कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, या इसको कंपोजिशन भी कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसमें बेसिकली बताना है आपने कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, बेसिकली इसमें अगर बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट था, पहले जो हमारा क्या होता था, रॉ मटेरियल सारा ही एक्सपोर्ट होता था। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया, कम कर दिया गया। और जो फार्म प्रोडक्ट्स से, जैसे रॉ मटेरियल जो पहले क्या होता था, ब्रिटिशर सारा रॉ मटेरियल यहां से लेके जाते थे, तो अब हमने रॉ मटेरियल का जो वो कम कर दिया यहां पर रोल, तो रॉ मटेरियल कम कर दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कम कर दिया। तो इसमें आपने ये चीज बतानी है कि इसमें ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कशन के लिए, कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो हमने कर दिए डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन कर दिए? क्योंकि सारा रॉ मटेरियल पहले यहां से ट्रांसफर हो रहा था एज डोमेस्टिक, जितना भी रॉ मटेरियल था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी थे वो सारे ब्रिटिश कंट्रीज में जा रहे थे, ब्रिटेन में जा रहे थे, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री चल सके। ठीक है, तो यहां पर इंडिया ने ये एक चेंज लेके आया जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि फार्म प्रोडक्ट्स जो है वो हमें डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रो करना है, इसलिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया गया। सेकेंडली, जो एक्सपोर्ट्स कम हुए तो सरप्लस बढ़ा यहां पर, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ये आप यू कैन मेंशन हियर। सेकंड जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बता सकते हैं कि यहां पे डिक्लाइन, क्या चेंज आया, डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स के बारे में बता सकते हैं कि जिसमें यूट और टी, ये इंडस्ट्री जो है इसका भी जो पहले एक्सपोर्ट होता था बहुत लार्ज लेवल पर, और सेकेंडली फूड ग्रेन्स का, वो जो उसको भी डिक्लाइन कर दिया गया, उसका जो एक्सपोर्ट था काफी, जूट, टी एंड फूड ग्रेन्स को वो एक्सपोर्ट होता था, तो वो एक्सपोर्ट जो कम कर दिया गया। तो मींस क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ हमारा जो बिजनेस था, ट्रेड था, वो खत्म कर दिया गया। तो उसकी जो डिमांड थी, लोकल डिमांड को देखते हुए, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड पॉपुलेशन के कारण राइज हो रही थी, इसलिए इसका एक्सपोर्ट कम करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो थी वो डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने में लगाई गई। जो थर्ड यहाँ पे यू कैन मेंशन द पॉइंट, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स। तो यहां पर इंक्रीज किसको किया गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हमने बना लिया गुड्स, वो जिसमें स्पेशली आप जेम्स लिख सकते हैं, जेम्स, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, तो वो किए गए, बाहर भेजे गए। ठीक है, उनको एक्सपोर्ट किया गया। परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इंप्रूव किया गया ओवरऑल यहां पे ट्रेड में। तो बेसिकली यू कैन मेंशन कि परसेंटेज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स हैज टेंडेड द राइज किसमें, मेटल्स में, प्रीशियस मेटल में, मशीनरी में, व्हीकल्स में, जेम्स में। इसको एक्सपोर्ट, नोटेबल एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे यू कैन कंसिडर अंडर द कंपोजिशन ऑफ द ट्रेड, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट टू ट्रेड। तो हमने डिसाइड किया कि हमने ट्रेड क्या करना है, ताकि फिर दोबारा यहीं ब्रिटिशर के अंडर कहीं हमारा कंट्री जो है वो गुलाम ना हो जाए। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट यू कैन मेंशन अंडर द फॉरेन ट्रेड, दैट इज वेयर टू ट्रेड। वेयर टू ट्रेड मतलब हमने कहां कहां ट्रेड किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा ट्रेड जो है डिफरेंट कंट्री के साथ होना शुरू हो गया। बिफोर इंडिपेंडेंस जो ट्रेड ज्यादातर था वो यूके के साथ था, ब्रिटेन के साथ था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारा ट्रेड जो डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई मीन्स परसेंटेज चेंज आया। किसमें परसेंटेज चेंज आया, हमारा जो ट्रेड है ज्यादातर यूएई मैं यहां पे लिख देता हूं, यूएई और यूएसए इसके साथ, और इसके साथ तीसरा जो कंट्री इंक्लूड किया गया चाइना के साथ साथ हमारा जो है स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के साथ साथ आप लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया। ये जो कंट्रीज इंक्लूड किए गए मेजर इसमें, इस सेक्टर में। तो गाइस अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की, तो अब पोस्ट इंडिपेंडेंस डाटा डायरेक्शन की बात करूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं कौन कौन से कंट्री के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और कौन कौन से कंट्री के साथ हमारा इंपोर्ट बढ़ा। इसके लिए आप एक डाटा याद रख सकते हैं
यूएसए के साथ हमारा मेजर जो एक्सपोर्ट्स था, और यूएसए के साथ हमारा, यूएसए के अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट था वो यूएई के साथ था। तो यूएई, और साथ में थर्ड जो कंट्री आता है वो है चाइना। तो बेसिकली यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम जो 15.9% हम एक्सपोर्ट कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो 19, ये हम पीरियड कौन सा बता रहे हैं, 1950 से लेकर 1990 तक, उसमें एक्सपोर्ट यूएसए के साथ 15.9% है। और अगर मैं बात करूं यूएई के साथ तो 9.1% के आसपास है। और अगर मैं चाइना के साथ बात करूं तो 5.1% है। तो गाइज ये हमारा एक्सपोर्ट है। बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज के साथ हमारा रेस्ट परसेंटेज जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट में भी मेजर यही 3 कंट्रीज आते हैं, चाइना, यूएसए एंड यूएई, जहां अरब सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी कंट्रीज जो है वो इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो चाइना के साथ हमारा जो इंपोर्ट है 13.7% के आसपास, और दूसरे जो कंट्रीज हैं उसमें यूएई की बात करें तो 6.9% के आसपास, और हम दूसरे कंट्रीज की बात करें सऊदी अरेबिया तो 5.6% जो हमारा इंपोर्ट है। तो बेसिकली ये डाटा आप यूज कर सकते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में, जिसमें आप डिटेल में एक्सप्लेन वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस इसमें हमने फॉरेन ट्रेड की बात की। तो फॉरेन ट्रेड में बेसिकली 3 पॉइंट्स, आपने मेजर 3 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम कितना था, और कंपोनेंट्स कौन से थे, और डायरेक्शन कौन सी थी। तो इसी को हाईलाइट करना है आपने ट्रेड के बारे में। तो अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और उसका रोल। ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास था। तो अंडरटेकिंग में क्या हुआ, 1950 से लेकर 1990 तक तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्लेड ए की रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। ऑब्जेक्टिव यहीं पे था कि प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइस पर मिल सके, ये था। चैलेंज यहाँ पे क्या थे, लो एफिशिएंसी थी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम थी, और ओवर डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट होने के कारण तो ये अभी पब्लिक सेक्टर पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में लो एफिशिएंसी थी, काम कम हो रहा था, करप्शन ज्यादा थी। ये ओवरऑल सीन है हमारी इंडियन इकोनॉमी का 1950 से लेकर 1990 तक। आई होप कि आज की ये वीडियो काफी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिटेल में पूरे सेशन को कवर किया है, जिसमें पूरे चैप्टर का हमने ट्रेड के बारे में बात की, इंडस्ट्री के बारे में बात की, और इसमें इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर 3 पॉइंट्स के बाद में मेजर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, और प्लानिंग कमीशन की बात की। प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लान्स के बारे में, उनके मेजर गोल्स कौन कौन से थे, उस पर क्या क्या फोकस था। तो ये कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गाइज इसको डिटेल में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को, तो सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेस्ट वे से हो सके। तो इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो गाइज ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की एक थॉरली समरी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे पूरे चैप्टर को, उसके कंसेप्ट को। तो गाइज इस चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 1950 से लेकर 1990 तक आपको पूछा जा सकता है। इकोनॉमी में अगर ये पूछा जाता है तो तीनों सेक्टर के बारे में बताना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में। और अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात आए तो मिक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तीनों के बारे में बता सकते हैं। तो गाइस अगर इंपॉर्टेंट गोल्स के और प्लानिंग के बारे में आए कि कौन कौन से 1950 से लेकर 1990 तक मेजर गोल्स क्या थे, प्लानिंग क्या थी, तो उसके बारे में आप ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी के बारे में बता सकते हैं। और अगर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आए और 5 ईयर प्लान के बारे में आए तो आप डिफरेंट प्लान्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर के बारे में तो एग्रीकल्चर में 2 मेजर पॉइंट्स आप माइंड में रख सकते हैं, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या पॉइंट लिखने आपके सामने हैं, ये मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इंडस्ट्री की बात आए तो इंडस्ट्री में आपने 3 शेड्यूल्स के बारे में बताना है।
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में बताना है। सेकेंडली एसएसआई का पॉइंट्स मिस मत करना, एसएसआई में क्या चेंजेस आए वो बताना है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में कैसे चेंज आया 1950 से लेकर 1990 तक, आपने उसके बारे में बताना है। उसमें बेसिकली वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज और कंपोनेंट्स जो भी है मैंने कंपोजिशन बताई भी, ट्रेड में क्या क्या इंक्लूड था, क्या क्या एक्सक्लूड था और कौन कौन से कंट्री के साथ ट्रेड था, वो मैंने डाटा आपके साथ शेयर किया, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स के इस चैनल को, और हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं आप, और वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। और आप ट्यूटर क्लासेस एजुकेशन को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर की कंप्लीट समरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।